जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2023 के CSET के पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट PCS एग्जाम में अत्यंत लाभदायक हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 41 दिया है, Which one of the following is not used by the people as a method of problem solving? इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज नहीं किया जाता है? यही डेटा यहाँ पे हिंदी में दिया है। निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो देखिए, प्रयास एवं त्रुटि, यहाँ पे प्रकार्यात्मक स्थिरता दिया है, स्वतः शोध और एल्गोरिथम। तो इसमें जो प्रयास एवं त्रुटि इसका यूज किया जाता है, स्वतः शोध का किया जाता है, एल्गोरिथम का किया जाता है। तो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 में दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है और उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। देखिए, HCF यहाँ पर कितना दिया है, 40 दिया, और LCM दिया 2400। संख्याओं का अनुपात है 3, 4 और 5। देखिए, 3, 4 और 5 का अगर आप HCF चेक करेंगे तो इसका HCF आएगा 1, और प्रश्न में HCF दिया 40, मतलब 1 की वैल्यू है 40। ठीक, अब HCF का अनुपात में गुणा कराने पे नंबर मिलता है। तो देखिए, पहली संख्या हो जाएगी 40 या 120, है ना, दूसरी संख्या हो जाएगी 160 और तीसरी संख्या हो जाएगी 200, क्योंकि 40 पंचे 200। और यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 200। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 43 यहाँ पर दिया हुआ है कि परा लैंग्वेज संबंधित। देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, परा लैंग्वेज इज रिलेटेड। तो आपको बताना है कि परा लैंग्वेज का संबंध किससे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अधोगामी संप्रेषण, है ना, अधोगामी मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। इसके बाद अंतर्वैयक्तिक कौशलों से, मतलब इंटरपर्सनल स्किल, है ना। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक संप्रेषण, और चौथा है वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो परा लैंग्वेज मतलब परा भाषा होता है, ये अवाचिक संप्रेषण होता है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 पर आते दोस्तों। दिया है कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है। देखिए, कोहलर ने समस्या समाधान की जो तकनीकी का प्रयोग किया है, इसे अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का वो किया जाता है, मतलब डेटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें आपको बताना है कौन ऐसा है ना कि जो अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। देखिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करेंगे, दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना। तो जो गॉसिप है ये इनफॉर्मल होता है ना। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ये भी इनफॉर्मल है, और जो क्लस्टर है ये भी इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल कौन नहीं, जो सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 दिए, आगमनात्मक तर्क आधारित है ना। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो बेस्ड है ये विशिष्ट केस से सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 46 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 47 दिए, 47, 48, 49 इस स्लाइड पे दिख रहे हैं। 47 नंबर का प्रश्न है कि एल्गोरिथम एक प्रकार का है। जो एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये एक यांत्रिक समाधान है, मतलब यांत्रिक समाधान का एक प्रकार है। विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 में दिया, लुप्त पद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, है ना। इसको इधर थोड़ा सा, चलिए। अब प्रश्न संख्या 48 और 49 दोनों को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। दिया है कि लुप्त पद के लिए सही विकल्प आपको बताना है कौन सा सही। देखिए, ABC दिया है, फिर यहाँ पर 6 दिया हुआ है ना। इसी प्रकार आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे EFG दिया है, और यहाँ पे 210 दिया है, और IJK से फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। देखिए, अब जब EFG को 210 के साथ देखेंगे तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जोड़ने घटाने का खेल नहीं है, खेल है गुणा का, है ना। अब ABC, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2 और C की प्लेस वैल्यू 3।
तीनों का गुणा कराने पे 6 आएगा। इसी प्रकार देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और जी की प्लेस वैल्यू 7, इसका गुणा कराएंगे तो 210 मिल जाएगा। अब अगला यहाँ पे क्या है, आई जे के, आई की प्लेस वैल्यू 9, जे की प्लेस वैल्यू 10 और के की प्लेस वैल्यू 11। 11 9 99 और 99 में 10 का गुणा कराएंगे तो 990। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49 यहाँ पर दिया, किसी कोड भाषा में एलसी को लिखा जाता है 6 और टीई को लिखा जाता है 10, तो आपको बताना है पीडी को क्या लिखा जाएगा। देखिए एल सी इसको 6 लिखा गया है ना, टीई इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया 10, तो आपको बताना है पीडी को क्या लिखा जाएगा। इसको देखिए एल की प्लेस वैल्यू थी 12 का आधा लिखा गया, सी की प्लेस वैल्यू है 3 का 2 गुना है ना, तो आप चाहे जैसे समझ सकते हैं, चाहे तो 12 का आधा या 3 का 2 गुना है ना। इसी प्रकार अगर पीडी की बात करेंगे, देखिए डी की प्लेस वैल्यू थी 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, तो इसमें 8 दिख रहा है यहाँ पे विकल्प बी में, यही सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से यहाँ पे प्रश्न संख्या 50 से लेकर के 57 तक दिया हुआ है ना। अब चलिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व किया जा सके। प्रश्न संख्या 50 दिया है, नीचे अंक श्रृंखला में दी गई यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, आपको बताना है कि अगला अंक क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे दिया है 1 0 5 8 17 और 24। देखिए यहाँ पर आप अल्टरनेट देखिएगा, 1 के बाद दिया है 5, मतलब अंतर कितने का है, 4 का है ना। फिर 5 के बाद दिया है 17, अंतर कितने का आ गया, 12 का आ गया। देखिए 4 के बाद 12 का अंतर कैसे है, क्योंकि 4 में 3 का गुणा कराएगा, 3 का गुणा मतलब ऑड का गुणा कराएगा। तो इसी प्रकार अब 17 के बाद जो अगला अंक आएगा, इसमें 12 8 20 का गुणा करा दीजिए, मतलब 8 का डिफरेंस रखिएगा, तो 17 और 20 37 हो जाएगा, है ना। 37 यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 0 में 8 जोड़ा गया है ना, फिर इसके बाद 8 का यहाँ पे डबल जोड़ा गया है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा सा सही जगह इसको सेट करते, रुके। प्रश्न संख्या 51 दिया है, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए आंतरिक तनाव उत्पन्न हो रहा है और इसमें क्या है कि आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त हो रहा है, इससे उत्पन्न हो रहा है, इसे संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 52 दिया हुआ यहाँ पे, यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, है ना। इस प्रश्न को अलग से क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। प्रश्न संख्या 53 दिया हुआ है, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभाव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे कहा जाता है, तो इस परिस्थिति में इसे मानसिक विन्यास कहते हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में अब यहाँ पे क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है बाधा। जो प्रकार्यात्मक स्थिरता है ये बाधा उत्पन्न करता है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55, क्यू एन के क्वेश्चन मार्क और ई, आपको बताना है क्या यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्यू की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू, के की प्लेस वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे एक अंक आए मतलब अच्छा रहेगा, और इसके बाद ई की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए अपने आप पता चल जाएगा, 17 14 11 और 5 है ना, यहाँ पे बीच में 8, 3 का गैप है, तो 8 जो होता है ये h की प्लेस वैल्यू है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा h, विकल्प बी। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास रही, इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।